नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। हिंदी भारत में करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। हम जैसों के लिए तो रोजगार की भाषा भी है। हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में ही काम करते हैं और प्रेम भी हिंदी में करते हैं, क्योंकि हमारा मन हमसे हिंदी में ही बात करता है। लेकिन जो बात हिंदी के लिए सही है वही बात मराठी, मलयालम, तेलुगु, कश्मीरी, असमिया, डोगरी, मारवाड़ी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया और पंजाबी के लिए भी सही है। और सही है कन्नड़ के लिए भी। भारत भाषाओं का उत्सव मनाने वाला देश है। दिक्कत वहां पैदा हो जाती है जहां हम किसी एक भाषा को दूसरी भाषाओं से बेहतर बताने लगते हैं। ट्विटर पर दो कलाकारों के बीच हुआ छोटा सा विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। किच्चा सुदीप और अजय देवगन से अब बात बसवराज बोम्मई, एच.डी. कुमारस्वामी और सिद्धारमैया के बयानों तक पहुंच गई है। और इस सब के बीच एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है और क्या ये भाषा हिंदी होनी चाहिए या हो ही सकती है। हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या बड़ी है और हिंदी को सरकार बढ़ावा भी खूब देती है, लेकिन इसके चलते भाषाई स्वाभिमान के दूसरे आंदोलनों को भी दरकिनार कर देना, माफ कीजिए, गलती होगी। इसीलिए आज हम दिन की बड़ी खबर में भाषा पर मचे भब्बड़ पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए दिन का वीडियो। उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा, क्या बुलडोजर लेकर चले आए? अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग आपको लौटाएंगे। फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले आए। हमारे पास शब्दों की ताकत। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। आपकी बात का सम्मान नहीं, तो पूरा आपने उस पे बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। मैंने यहाँ के बात सुना कि रुक जा, तू बोल वाले का गाड़ी आके चला। आप ये बताइए, आपने मेरा सम्मान एक घंटे आज बहुत रुपए होते हैं तलदार साहब। सुने तलदार साहब, आप पूरा घर फंसा देते, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रुकना पड़ेगा, तो आग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? बोला को बोला, आराम से क्या बोला इसको? नहीं, मैं विधायक में क्या समझते हैं आप? अब आज की कहानी और क्या समझते हैं विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना करने के लिए। तहसील को आग लगाने की बात करती महिला भला सामान्य कैसे हो सकती हैं? ये भी नहीं है। बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन की विधायक केतकी सिंह हैं। इनके साथ मौजूद व्यक्ति तहसीलदार से पूछता है कि विधायक का पावर समझते हैं क्या आप? क्या समझते हैं पूरा तहसील को आग लगा देंगे? एक व्यक्ति के घर को गिराने के लिए तहसील प्रशासन के बुलडोजर लेकर पहुंच जाने पर इतनी नाराजगी जताई गई, लेखपाल को गाली तक दे दी गई, उसे हमने बीप करना पड़ा। विपक्ष का कोई नेता होता तो हो सकता है कि उस पर अब तक सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा लग गया होता, मगर यहां सत्ता पक्ष का मामला था, सो विपक्ष ने निशाने पर ले लिया। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि विकास कार्यों के नाम पर जिस बेहिसाब दर पर सत्ता से जुड़े लोगों को करोड़ों का मुआवजा दिया जा रहा है, वही दर आम आदमी को भी दी जाए, वह उनको भी जिनके जायज निर्माण पर केवल विद्वेषवश बुलडोजर चला दिया गया। विद्वेष में भाजपाइयों को लाभ पहुंचाने में मुआवजा भ्रष्टाचार का नया तरीका बन रहा है। ये अखिलेश का ट्वीट था। जब वीडियो वायरल हो गया तो केतकी सिंह, जो कि विधायक है, उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिस के गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। सीएम योगी का साफ कहना है कि किसी गरीब के घर पर बिना कारण बुलडोजर नहीं चलेगा। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी असम से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग जिले में माजा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय, अम्पानी वेस्ट कार्बी आंगलोंग गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थानों और दूसरी योजनाओं की आधारशिला रख दी। इसके अलावा दिफू में एक रैली को भी संबोधित किया। ये दूसरा जिला है। कैंसर सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अस्पताल आपकी सेवा में है, लेकिन अगर ये नए अस्पताल खाली रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारी सरकार ने योग, फिटनेस, स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य की देखभाल पर भी ध्यान केंद्रित किया है। देश में नए टेस्टिंग सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां जल जीवन मिशन का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले तक यहां 2% से कम गांवों के घरों में पाइप से पानी पहुंचता था, वहीं अब 40% परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द असम के हर घर तक पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आफ्सपा पर भी अपनी बात रखी। सुनिए।
लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आपसा हटा दिया गया है। दूसरी सुर्खी भी प्रधानमंत्री मोदी से ही जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल विपक्षी राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील की थी। उन्होंने इस संदर्भ में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु का नाम लिया था। आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जवाब आ गया इस पर। आप इसे तीखा पलटवार भी कह सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों से टैक्स घटाने के लिए कहने पर प्रधानमंत्री को शर्मानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में वर्ष 2015 से ईंधन टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। केसीआर ने कहा कि राज्यों से कहने के स्थान पर केंद्र को टैक्स में कटौती कर देनी चाहिए। वो क्यों नहीं करता? केंद्र न सिर्फ टैक्स बढ़ाए हैं, वह सेस भी एकत्रित करता है। अगर आप में हिम्मत है तो बताएं कि टैक्स क्यों बढ़ाया गया। ये केसीआर के शब्द हैं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। एक जवाब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह एक तरफा और गुमराह करने वाला भाषण दिया। उनके द्वारा पेश किए गए तथ्य गलत हैं। हम पिछले 3 साल से पेट्रोल और डीजल के प्रत्येक लीटर पर 1 रुपए की सब्सिडी देते आ रहे हैं। हमने इस मद में 1500 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि केंद्र के पास हमारे 97,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। जिस दिन हमें आधी रकम में मिल गई, अगले ही दिन हम पेट्रोल और डीजल पर 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे देंगे। मुझे सब्सिडी से कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं सरकार कैसे चलाऊंगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान हमने कल ही आपको बता दिया था। इस पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए 15 पैसे टैक्स लेती है, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान में 29 रुपए 10 पैसे वसूला जाता है। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 14 रुपए 51 पैसे और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 16 रुपए 50 पैसे ही टैक्स लिया जाता है सरकार की तरफ से, सूबे की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2018 से अब तक ईंधन पर टैक्स के रूप में 79,412 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और इस साल 33,000 करोड़ कमाने की उम्मीद है। क्यों नहीं वो लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर रहे? ये मंत्री जी का सवाल था। तीसरी सुर्खी मायावती से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। काफी दिनों बाद बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाते हुए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का जिक्र किया। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए बीजेपी सपा की मिलीभगत रही। बीजेपी की सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कल मायावती को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि मायावती ने अपने वोट बीजेपी को दिलवा दिए। अब वो इंतजार कर रही हैं कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति बनवाएगी या नहीं। इसका जवाब भी आज बसपा सुप्रीमो ने दिया। उन्होंने कहा कि सपा लोगों को बहका रही है। मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगी। मैं साफ करना चाहती हूं, मैं यूपी की मुख्यमंत्री और देश की प्रधानमंत्री बनकर ही देश की सेवा कर सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सवाल पैदा नहीं होता। बसपा को अगर मुसलमानों ने वोट दिया तो मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकती हूं। ये मायावती के शब्द थे। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुणे यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। अगली सुर्खी भी यूपी से ही है। यूपी पुलिस ने अयोध्या में दंगा फसाद की बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम करने का दावा किया है। कुछ शरारती तत्वों ने जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और मांस के टुकड़े धार्मिक स्थलों पर फेंके। सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचने वाले 7 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। मास्टरमाइंड का नाम है महेश कुमार मिश्रा। उसने कबूल कर लिया है कि
वे सभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से नाराज थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दिया है। अयोध्या के एसएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि इस घटना में 11 लोग शामिल थे। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा था। उसने अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। फरार चल रहे 4 अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनिए कप्तान और क्या कह रहे हैं। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को। आखिरी सुर्खी बिहार से है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज हाउस में इफ्तार पार्टी दी। जनता दल यूनाइटेड की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों पहुंचे। एक हफ्ते के अंदर ये नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार की दूसरी मुलाकात है। इससे पहले आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुलाकात हुई थी इन दोनों की। इफ्तार में एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। कल तेज प्रताप ने जीतन राम मांझी की पार्टी पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगा दिया था। दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी हुई थी। आज इफ्तार पार्टी में दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे नजर आए। पत्रकारों की तरफ से जब सवाल पूछे गए तो सीएम और नेता प्रतिपक्ष दोनों का जवाब एक जैसा था, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, दोनों नेताओं ने कहा। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। हिंदी बनाम कन्नड़ विवाद या हिंदी को लेकर दक्षिण के राज्यों की चिंताएं नई नहीं है, लेकिन बीती दिनों हुई एक घटना जिसने इस मुद्दे को फिर जिंदा कर दिया, उसका जिक्र जरूरी है। किच्चा सुदीप बनाम अजय देवगन विवाद था ये। कन्नड़ और अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने माने एक्टर किच्चा सुदीप ने एक कार्यक्रम में कह दिया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। किच्चा की बात अंग्रेजी और कन्नड़ में थी, हम आपको इसका अनुवाद करके बता रहे हैं। किच्चा कार्यक्रम में किसी से कह रहे हैं, आपने कहा कि पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही हैं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में बनाई जा रही हैं, हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रही। हिंदी बॉलीवुड को यह कहना चाहिए कि हम पैन इंडिया सिनेमा बना रहे हैं, कन्नड़ सिनेमा की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड तमिल और तेलुगु में स्ट्रगल कर रहा है। आज हम जो फिल्में बना रहे हैं वो हर जगह चल रही हैं। 27 अप्रैल को फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने किच्चा सुदीप को टैग करके एक ट्वीट कर दिया। आप उसे देखिए, हम उसको पढ़ के भी सुना रहे। हिंदी में था, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा थी, है और हमेशा रहेगी, जनगण मन। किच्चा ने इस बात का जवाब ट्विटर पर दिया। उन्होंने कहा कि जिस वजह से उन्होंने बात कही थी वो दूसरी थी। स्टेटमेंट देकर वो किसी को हर्ट या प्रोवोक या किसी तरह की बहसबाजी शुरू नहीं करना चाहते। किच्चा ने एक और ट्वीट में अजय को संबोधित करते हुए लिखा कि सर, आपने जो मैसेज हिंदी में लिखा वो मैं समझ गया, वो इसीलिए क्योंकि हम सभी हिंदी भाषा की इज्जत करते हैं, उससे प्यार करते हैं और हमने हिंदी सीखी है। नो ऑफेंस, लेकिन क्या होता अगर मैं इस सिचुएशन में कन्नड़ भाषा में रिप्लाई कर देता? क्या हम सभी भारतीय नहीं हैं सर? इसके बाद अजय देवगन ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन हिंदी को लेकर दक्षिण की चिंताओं और अतीत में हुए विवादों ने हमें बताया है कि ये बात बस खराब ही हो सकती थी और हुई भी। अजय देवगन के ट्वीट पर पूरे कर्नाटक में सख्त आपत्ति ली गई और फिर मामला राजनीतिक हो गया। हम राजनीतिक पक्ष पर आएंगे, लेकिन पहले जरा ये समझ लें कि अजय देवगन ने जो कहा उसकी वजह क्या थी और उस वजह में ईमानदारी कितनी थी। अजय पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के लिए माहौल बनाने के मकसद से ये ट्वीट किया था। इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है, हमने जाना दी ललन टॉप सिनेमा के संपादक गजेंद्र सिंह भाटी से। सुनिए। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, अगर आप इसको पुष्ट नहीं कर सकते तो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वजह यह है कि अजय देवगन नॉर्मली इस तरीके की ट्वीट्स करते नहीं है। मतलब उनको बहुत फोर्स करना पड़ता है या बहुत आवश्यक होता है तभी वो करते हैं। तो या तो ये एक ट्रिगर हो सकता है कि भाई हिंदी भाषा के बारे में शायद सुदीप ने कुछ ऐसा बोला है जो मतलब मेरा खून जिससे खौल गया है, या ऐसा हो सकता है कि मतलब एक टेंटेटिव कारण हो सकता है कि उनकी फिल्म आने वाली है और ऐसे मौकों पे आम तौर पे जितने भी सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं तो वो कुछ न कुछ बात बोलते हैं जिससे विवाद पैदा होता है। और ये विवाद इज गुड, कंट्रोवर्सी इज गुड। ये कोई बहुत नई नीति नहीं, पुरानी नीति है सब जगह में। मतलब आज से 30 साल 40 साल पहले भी
हिंदी सिनेमा में, मुंबई इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके के चीजें आजमाई जाती थी। मतलब इवन आप 60 साल पीछे भी जाओ तो भी प्रमोशन के तरीके आजमाए जाते थे। जो ये था ना कि फिल्म में चुंबन दृश्य है, या राज कपूर अपनी फिल्मों में जो ट्रिक्स रखते थे, तो वो एक कहता है ना प्रमोशन का एक फिल्म की मेकिंग के दौरान का तरीका होता था। तो अजय देवगन का एक ये कारण हो सकता है क्योंकि रनवे को लेके बहुत ज्यादा अभी बuzz क्रिएट नहीं हो पाया है, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो एंटिसिपेट कर लेते हैं बuzz है कि नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक जेन्युइन अगर गुस्सा रहा होगा अजय के मन में, तो एक कारण ये भी है कि उनकी फिल्म को लेके थोड़ा सा बuzz क्रिएट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि इसके बाद से सोनू सूद ने बोला है, फिर सिद्धारमैया ने बोला, और इसके और आगे बढ़ने में भी कोई ऐसी बात नहीं कि ना बढ़ेगी। हो सकता है 1-2 दिन में इसको लेके कुछ और क्रिएट हो जाए और ये बढ़ता चला जाए। तो मुझे लगता है कि इसको डिनाई नहीं कर सकते कि एक कारण रनवे भी है, जो अजय की आने वाली फिल्म है, इस कारण उन्होंने रिएक्ट किया है। ललन टॉप सिनेमा ने दक्षिण और हिंदी प्रेम को लेकर अजय का ट्रैक रिकॉर्ड भी खंगाला है, और इस खुदाई में यह सामने आया है कि अजय देवगन आज के समय में जो स्टारडम एंजॉय कर रहे हैं उसका क्रेडिट साउथ इंडियन फिल्मों को भी जाता है। 2011 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, दिल तो बच्चा है जी, रास्कल्स और सिंघम। 2 फिल्में कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला, कानो कान खबर नहीं हुई, मगर सिंघम ने अजय देवगन को वो स्टारडम दिया जो उन्होंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखा था। 2012 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई फिर से, तेज, बोल बच्चन और सन ऑफ सरदार। तेज बुरी तरह पिटी, बोल बच्चन ठीक ठाक सफल रही, जो कि 1979 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल से प्रेरित थी। मगर बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिहाज से अजय के स्टारडम के साथ न्याय किया सन ऑफ सरदार ने। सन ऑफ सरदार एस राजामौली डायरेक्टेड तेलुगु फिल्म मर्यादा रमन्ना की रीमेक थी। 1 साल की बंदी के बाद अजय ने वापसी की 2014 में सिंघम रिटर्न से। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और ये फिल्म भी 1993 में आई एकलव्यन नाम की एक मलयालम फिल्म का रीमेक थी। 2015 में आई अजय की दृश्यम खूब पसंद की गई, ये भी मलयालम फिल्म का रीमेक थी। फिलहाल अजय 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। पहली है भोला, जो तमिल फिल्म कैथी की ऑफिशियल रीमेक है। दूसरी फिल्म है दृश्यम 2, जो कि मलयाली भाषा की इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। इससे पहले जिस दृश्यम का हमने जिक्र किया था वो भी मलयाली फिल्म थी, और उसका भी मलयालम में नाम दृश्यम ही था। जितनी भी फिल्मों का जिक्र हमने किया, सभी की रिलीज से पहले प्रमोशनल इवेंट्स किए गए। इन सभी इवेंट्स में आप अजय को फर्राटेदार अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप अजय का ट्विटर अकाउंट खोलकर उनके ट्वीट्स चेक कर लेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादातर, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि लगभग सभी ट्वीट्स अंग्रेजी भाषा में हैं। हिंदी को लेकर अजय के आग्रह और प्रेम को हमें इन सारी बातों के आलोक में भी देखना पड़ेगा। अजय की निजी सफलता और असफलता की बात को अगर हम एक तरफ रख देते हैं, तब भी हम ये पाते हैं कि हिंदी सिनेमा दक्षिण की सफलता से एक प्रेशर तो फील कर ही रहा है। सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर तो है हिंदी सिनेमा में, या मुंबई इंडस्ट्री या बॉलीवुड आप कह लें, उसमें एक प्रेशर तो है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे तो बैक टू बैक साउथ की फिल्में हैं, तेलुगु फिल्में हैं, या कन्नड़ सिनेमा की फिल्में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा ही नहीं परफॉर्म किया है, उन्होंने हिंदी फिल्मों के भी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। जैसे यश की KGF 2 ने हिंदी में बिजनेस करने के मामले में बड़ा कीर्तिमान बना लिया। वो हो सकता है कि रिप्लेस कर दे सारी फिल्मों को, हो सकता है नंबर 1 पे चली जाए। इसी तरीके से पुष्पा आई थी पिछले साल के एंड में, तो पुष्पा ने भी एक तरीके से अल्लू अर्जुन की एंट्री करवा दी थी पैन इंडिया स्केल पे। आमतौर पर उससे पहले हमसे डब्ड उनके वर्जन फिल्मों के देखते थे चैनल्स पे और खुश होते थे। तो बैक टू बैक ऐसा हो रहा है। पहले ये था कि चलो RRR आ गई तो उनको लगा कि ये एक एक्सेप्शन होगा, और उसके बाद फिर पुष्पा आए जो बिल्कुल अलग एक्टर के साथ, बिल्कुल अलग डायरेक्टर के साथ। अब कन्नड़ इंडस्ट्री जिसको कंपैरेटिवली एक वीक इंडस्ट्री माना जाता है, अगर आप तमिल तेलुगु की बात करें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। मलयालम इंडस्ट्रीज है, वो सोफिस्टिकेटेड फिल्में बनाती है। कन्नड़ का एग्जिस्टेंस, मतलब इवन अगर 1 साल पहले मुझे कन्नड़ पे बात करनी होती थी तो मैं हिचकता था कि मैं क्या सपोर्ट कैसे कर पाऊंगा, कन्नड़ सिनेमा की कौन सी ग्रैंड फिल्में लोगों को कनेक्ट करवाने के लिए बता सकूंगा। अब KGF ऐसी फिल्म है जो बड़ी आसानी से मुझे कह सकती है कि कन्नड़ सिनेमा कौन सा, KGF वाला। तो एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो पहले अपने भाषा में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इनकी फिल्में, और उसके बाद वो आती है हिंदी में, उसके बाद जाती है वो चाइना या ग्लोबल स्केल पे। तो परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा है, और मुंबई के जो स्टार्स थे जिनका डंका बजता था उनको एक तरीके से टेम्पररी डिस्प्लेस कर लिया है। अल्लू अर्जुन ने कर दिया है, यश ने कर दिया है, NTR जूनियर ने कर दिया है, और चिरंजीवी के बेटे ने कर दिया है। तो कोई ये कहने की बात नहीं उनकी ओर से कि वो कहें कि हम इनसिक्योर हैं, पर ये जो फिल्मों को स्टडी करते हैं या फॉलो करते हैं वो अच्छे से देख सकते हैं कि
बिजनेस के मामले में वो डिस्प्लेस हुए हैं, और एंटरटेन करने के मामले में जो क्वोशंट क्रिएट किया है साउथ के एक्टर्स ने, वो क्वोशंट आप अगर देखेंगे तो नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे अजय देवगन की सीरीज आई थी रुद्रा हॉटस्टार पे, वो अजय देवगन का डिजिटल डेब्यू था, उसको लेके बहुत बज़ था, और वो ब्रिटिश सीरीज थी एक लूथर, उसका रीमेक था। लूथर बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज थी, लेकिन रुद्रा का कोई बज़ नहीं क्रिएट हुआ, कोई अजय देवगन डायलॉग्स हिट हुए हों या क्रिटिकल अक्लेम मिला हो, कुछ नहीं हुआ। आई और चलेगी, अभी भी वो स्ट्रीम हो रही है। तो अजय देख रहे हैं उनका पिछला परफॉर्मेंस कैसा है, और ये तो था ही, ऊपर से फिर साउथ का खतरा और हो गया। इसी वजह से आप देखेंगे तो जैसे शाहरुख ने एटली के साथ एक फिल्म साइन की है, एटली साउथ के बड़े सफल डायरेक्टर हैं, और वो वहां का टोन समझते हैं कि वहां का क्या फॉर्मूला है जो सक्सेसफुल हो रहा है, तो उन्होंने उसकी मदद ली। फिर राजकुमार हिरानी की मदद ली, डंकी बना रहे हैं। तो हर एक्टर है वो एक किस्म से स्ट्रगल कर रहा है, और उनके अपने सारे फॉर्मूलाज बदलने पड़ेंगे। जैसे सलमान हो, शाहरुख हो, अक्षय तो करते ही हैं साउथ की रीमेक, अजय देवगन हो, तो ये निश्चित तौर पे एक तरीके से कहें तो इनसिक्योरिटी है जो क्रिएट हुई है मुंबई सिनेमा के स्टार्स के लिए। तो कुल मिलाकर अजय की बात का भी एक कॉन्टेक्स्ट है, आगामी फिल्म के लिए प्रचार की इच्छा कहिए, या फिर भारत में भाषाई सिनेमा के बदलते स्वरूप और अर्थशास्त्र का दबाव। ट्वीट दग गया और इसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई, जहां से बात राजनीति के भंवर में फंसती गई। 27 अप्रैल को ही कर्नाटक कांग्रेस के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अजय के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, सिद्धारमैया की हम बात कर रहे हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी, न होगी। हर भारतीय का यह फर्ज है कि वो देश की भाषाई विविधता का सम्मान करे। हर भाषा का अपना एक समृद्ध इतिहास है जिस पर उससे जुड़े लोगों को गर्व होता है। मुझे कन्नडिगा होने पर गर्व है। समय के साथ पारा और ऊपर जाता गया। आज ये स्थिति है कि कर्नाटक पे पक्ष विपक्ष सभी धाराओं के नेता किच्चा सुदीप के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि बात कन्नड़ स्वाभिमान की है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुदीप ने जो कहा वो सही है। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के बाद उन सूबों ने संबंधित भाषाओं का महत्व बढ़ाया है, वहां बढ़ा है। ये शाश्वत है, यही सुदीप ने भी कहा, जो कि सही है। हर किसी को इसको स्वीकार करना चाहिए और इस भावना का आदर करना चाहिए, सीएम साहब के शब्द हैं। कांग्रेस और भाजपा से इतर जनता दल सेक्युलर ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नंबर 2 नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी ट्विटर पर एक लंबा थ्रेड लिख दिया है। इसमें उन्होंने अजय को टैग करके लिखा है कि किच्चा का यह कहना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है सही है, इसमें खोट नहीं ढूंढा जा सकता। इस मसले में अजय का बर्ताव ठीक नहीं था। कुमारस्वामी सिर्फ अजय को निशाना बनाने या फिर सभी भाषाओं के सम्मान की बात करने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि केंद्र में हिंदी राजनीतिक दलों ने पहले से ही दूसरे सूबों की भाषाओं को खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस ने जो काम शुरू किया, भाजपा उसको आगे बढ़ा रही है। कुमारस्वामी की बात में सिर्फ भाषा को लेकर चिंता नहीं थी, उन्होंने उन सारे विषयों को समेट लिया अपनी बात में जिनकी बात दक्षिण के सूबों में होती है। जीएसटी को लेकर असहजता है और संघीय ढांचे में दक्षिण के सूबों की भागीदारी और अधिकार की भी। विषयांतर से बचने के लिए हम भाषा पर बने रहने वाले हैं। इतना साफ हो जाता है यहां आते आते कि अजय देवगन ने जाने अनजाने बर के छत्ते में हाथ डाल दिया। लेकिन एक ट्वीट इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों जन रहा है, समझने के लिए आपको कुछ और बातों पर गौर करना पड़ेगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। शाह ने कहा था कि राजभाषा को देश की एकता का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने का समय आ गया है, और जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले राज्यों के लोग आपस में बात करते हैं तो अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा में ऐसा होना चाहिए। तब भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और डीएमके जैसे दलों ने इस बयान का विरोध कर दिया था। किसी ने सांस्कृतिक आतंकवाद का आरोप लगा दिया तो किसी ने शाह के बयान को क्षेत्रीय भाषाओं के मूल्य को कम करने का एजेंडा बताया। कर्नाटक की बात करें तो जुलाई 2017 में भी बेंगलोर मेट्रो, जिसे नम्मा मेट्रो कहा जाता है, उसमें हिंदी साइन बोर्ड्स को लेकर विवाद हो चुका है। तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, जिनका हमने ट्वीट दिखाया था। उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि विवादों को देखते हुए हाल फिलहाल के लिए इन साइन बोर्ड्स को यहां से हटाना होगा जिनमें हिंदी लिखी है। अब इन सारी बातों के आलोक में एक प्रश्न के जवाब का वजन बढ़ता जाता है कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है। इस विषय पर दिल्ली ललन टॉप के लिए मुरारी ने एक लंबी रिपोर्ट लिखी है। मुरारी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ना तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और ना ही कभी रही है। हिंदी देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, यानी सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। दरअसल भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिनमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा
14 सितंबर 1949 को मिला था। 12 से 14 सितंबर 1949 के बीच संविधान सभा में भाषाओं के स्टेटस को लेकर बहस हुई। इस दौरान राष्ट्रभाषा को लेकर भी बहस हुई। इस बहस के कुछ अंश मुरारी ने अपनी रिपोर्ट में संकलित किए हैं, वहां से हम आपको बता रहे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब कहा था, राष्ट्रपति भी थे, कि किसी प्रस्ताव को बहुमत से पारित अगर सभा कर लेती है और ये लोगों को पसंद नहीं आता है तो उसे लागू करना बहुत कठिन होगा। वो हिंदी को लेकर कह रहे थे। राष्ट्रभाषा को लेकर संविधान सभा में चल रही बहस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के विचारों को दोहराया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, लेकिन कोई भी देश विदेशी भाषा के दम पर महान नहीं बन सकता। नेहरू ने कहा कि जो भी भाषा चुनी जाए वो लोगों की भाषा होनी चाहिए, ना कि केवल कुछ चंद पढ़े लिखे लोगों की। नेहरू ने आगे कहा कि देश की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ की विविधता का प्रतिनिधित्व कर सके। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने इसीलिए हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के एक और सदस्य थे एन गोपालस्वामी अयंगर। इन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को कम से कम 15 साल तक इस्तेमाल किया जाए। इधर सेठ गोविंद दास थे। उन्होंने बहुत मुखरता से राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी चल सकता है जब बहुसंख्यक लोगों के मत का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत एक प्राचीन देश है, हजारों सालों से देश की एक संस्कृति रही है। इसी संस्कृति का सम्मान करने के लिए हम एक देश और एक भाषा की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब हिंदी को लेकर संविधान सभा में एक आग्रह था तो सही, लेकिन आग्रह सिर्फ एक तरह का नहीं था। पश्चिम बंगाल के बड़े नेता नजीरुद्दीन अहमद ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि एक झटके में राष्ट्रभाषा पर फैसला करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का प्रयोग तब तक किया जाए जब तक देश की कोई एक भाषा विकसित नहीं हो जाती। आगे चलकर जनसंघ के संस्थापक बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे संविधान सभा में। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों से सहमति नहीं रखते हैं जो ये कह रहे हैं कि एक दिन भारत में केवल एक भाषा होगी। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान विविधता में एकता से है और ज्यादातर लोग हिंदी को इसीलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या में इसे समझा जाता है। हिंदी के समर्थकों को अपनी मांग को लेकर इतना आक्रामक लेकिन नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्द हैं। टी.ए. रामलिंगम ने कहा कि यह बहस दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हम हिंदी के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए हिंदी उतनी ही राष्ट्रभाषा होगी जितनी कि अंग्रेजी। हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर दक्षिण के राज्य असंतुष्ट रहेंगे। बंबई से आने वाले शंकर राव देव ने कहा कि एक संस्कृति और एक भाषा की बात करना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और कांग्रेस के कुछ नेता एक संस्कृति की बात करते तो हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि आखिर संस्कृति का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसका जो मतलब बताया जा रहा है वो है कुछ लोगों का बहुत सारे लोगों पर प्रभुत्व। अगर आप एक संस्कृति की बात करते रहेंगे तो मेरे लिए इसका मतलब भारत की आत्मा की हत्या होगा। अगर आप पूरे देश के लिए एक भाषा के समर्थक हैं तो मैं इसके खिलाफ हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने कहा कि वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि हिंदुस्तानी का समर्थन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इसमें उर्दू के भी शब्द हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू इस देश की भाषा है जो यहाँ पर पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी और अब देश के लाखों हिंदुओं और मुसलमानों की मातृभाषा है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही। यह बहस आगे बढ़ी। संविधान सभा की एक सब कमेटी ने प्रस्ताव दिया कि फारसी या देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए और जब तक जरूरत हो तब तक अंग्रेजी को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखा जाए। आखिर में मुंशी अयंगर फॉर्मूले से तय हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। यह भी तय किया गया कि अगले 15 सालों तक सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। इसी फॉर्मूले के तहत संविधान में अनुच्छेद 343 और 8वीं अनुसूची बनी। इसी फॉर्मूले से यह भी तय किया गया कि भारत के अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कामकाज की भाषा तय कर पाएंगे। हालांकि अनुच्छेद 351 में कह दिया गया कि यह सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो हिंदी भाषा को इस तरह से प्रमोट करें कि वो भारत की विविधता वाली संस्कृति को आगे बढ़ा पाए। 1963 के आते आते सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का समय पूरा हो गया। समय पूरा होते ही अंग्रेजी को हटाने की मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी। दक्षिणी राज्यों में इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। फिर सरकार ने 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया। इस एक्ट के तहत हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में बरकरार रखने का प्रावधान किया गया। हालांकि हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, लेकिन कोर्ट, विधायी दस्तावेजों और राज्य और केंद्र के बीच संचार की भाषा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी ही बनी रही। अभी तक यह सिलसिला चल रहा है।
देश के अलग अलग राज्यों में हिंदी को कथित रूप से थोपने को लेकर प्रदर्शन यदा कदा होते रहे हैं। क्योंकि मुद्दा भावना और अस्मिता से जुड़ा है, इसीलिए बसवराज बोम्मई को भी किच्चा सुदीप के साथ खड़ा होना पड़ा। जबकि जिस राजनीति से वो आते हैं, अजय देवगन अपने ट्वीट के साथ उसी पाले में खड़े नजर आ रहे थे। यही नहीं, अमित शाह के हिंदी वाले बयान के बाद तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई को भी यह कहना पड़ा था कि सूबे की भाजपा इकाई हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। यहां तक आते आते हमने समझा कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधरों की बड़ी संख्या है, तो इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। हालांकि संख्या का खेल कुछ दूसरा है। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर जाएं तो देश की 43.6% जनसंख्या हिंदी बोलती है और 6% ग्रोथ रेट के साथ ये देश में सबसे तेज बढ़ने वाली भाषा है। हालांकि इस सेंसस में हिंदी के तहत भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानियों और हरियाणवी जैसी 50 मात्र भाषाओं और बोलियों को भी शामिल कर लिया गया, जिसको लेके लोगों के अपने रिजर्वेशंस हैं। इस सेंसस में ये भी पता चला कि जहां एक तरफ कश्मीरी, गुजराती, मणिपुरी और बांग्ला बोलने वालों की संख्या बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम बोलने वालों की संख्या घट रही थी। कारणों में जाने का पूरा वक्त रह नहीं गया है, एक शो में संभव भी नहीं है, लेकिन आज ये ओपन सीक्रेट है कि हिंदी रोजगार की भाषा नहीं रह गई है। यही हाल गैर हिंदी भाषाओं का भी है। बावजूद इसके स्वाभिमान या गर्व का कोटा बढ़ता गया है। आप हिंदी या मराठी किसी भी भाषा को बोलने वाले सक्षम माता पिता से ये पूछ लीजिए कि आपके बच्चे किस माध्यम के स्कूल में जाते हैं। कन्नड़ भाषी से पूछ सकते हैं कि कन्नड़ माध्यम में पढ़ते हैं या अंग्रेजी माध्यम में। मराठी वाले से पूछ सकते हैं कि मराठी माध्यम में पढ़ते हैं या अंग्रेजी माध्यम में। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की इच्छा रखने वालों से भी ये पूछा जा सकता है कि उनके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, ये देखा जाना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं होना चाहिए या अंग्रेजी या किसी और भाषा को होना चाहिए। हम बस आपको बता रहे हैं कि फिलहाल देश में चल क्या रहा है और उस बहस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। भारत में कोई भी गोलबंदी अंग्रेजी के पक्ष में आंदोलन नहीं चला रही, लेकिन अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है क्योंकि वो बाजार की भाषा है। भारत इन दिनों बाजार में खड़े होकर स्वाभिमान तलाश रहा है, इसीलिए हम विविधताओं का उत्सव मनाने की जगह भाषाओं को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि बाजार में सामान मिलता है, स्वाभिमान नहीं। रही बात राष्ट्रभाषा या राजभाषा होने या न होने की, तो इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें एक देश के रूप में संवाद की सख्त आवश्यकता है। क्या वो भाषा एक विदेशी भाषा होगी जिसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे, या भारतीय भाषा होगी? भारतीय भाषा होगी तो कौन सी होगी? कौन सी होगी तो वो किस लिपि में लिखी जाएगी? सवाल ढेर सारे हैं और जवाबों की तलाश है सभी को, हमें भी। आखिर में बारी है कू की राय की। आज हमने कूपर जनता से पूछा था कि आप अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 2 ऑप्शन देते, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम। हिंदी माध्यम कहा है 71% लोगों ने, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम कहा है 29% लोगों ने। आप भी पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर हमको फॉलो कर लीजिए। अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय हम मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShow के साथ आप कू करके बता सकते हैं, उसे भी हो सकता है कि हम शामिल कर लें। चलते चलते एक जरूरी ऐलान और है, सूचना भी है, ऐलान भी है। हमारी एक नई पेशकश आ रही है, कैम सूत्र। इस शो के जरिए हम OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली इरोटिक सिनेमा के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। बड़े पैमाने पर देखी जाने वाली ये फिल्में कैसे बनती हैं, इनमें काम करने वाले लोगों कौन है, कौन एक्टर है, कौन टेक्नीशियन है, कौन डायरेक्टर है, उनके स्ट्रगल्स क्या हैं। कैम सूत्र आपके सामने हर चीज़ लेकर के आएगा। हाजिर होंगे हम आपके सामने हर गुरुवार रात 10 बजे ऑड नारी पर। तो आपको ऑड नारी पर जाकर के कैम सूत्र को देखना होगा अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं। यहीं पर दिल ललन टॉप शो होता है समाप्त। आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए दिल ललन टॉप।